हेलो एवरीवन। जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और पिछली क्लास में क्या रिवाइज किया था, क्या हमने पढ़ा था, वो जल्दी से सोच के हमने दो चीज़ों के एक्सेप्शन पढ़े थे। एक रूल ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में जो इनकम हम कमाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर उस इनकम के लिए प्रीवियस ईयर होता है। तो इस रूल के हमने अपवाद पढ़े थे, सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 69A, सेक्शन 69B, सेक्शन 69C, सेक्शन 69D। ये गवर्नमेंट ने जो एक्सेप्शन बनाए हैं ब्लैक मनी को रोकने के लिए बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि इनकम होती है लेकिन उससे गवर्नमेंट के सामने डिस्क्लोज नहीं करते जिससे टैक्स सेविंग हो जाए। तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन बनाए हैं। सेक्शन 68 में कैश क्रेडिट है, यानी कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट पकड़ा गया, क्रेडिट यानी कि लोन पकड़ा गया जिसका आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाते, या अगर जवाब देते हैं तो एओ सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो उस साल की इनकम मान ली जाएगी जिस साल ये कैश क्रेडिट पकड़ा जाएगा। सेक्शन 69A कैपिटल ए इस बात का था, इन्वेस्टमेंट नॉट डिस्क्लोज्ड एट ऑल, यानी कि अगर आपने कोई लैंड परचेज कर रखी है, आपने कोई शेयर परचेज कर रखे हैं, कोई और एसेट परचेज कर रखी है, इन्वेस्टमेंट है आपके, लेकिन अगर आप उन्हें डिस्क्लोज नहीं करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो उस साल की इनकम मान ली जाएगी ये जिस साल ये पकड़े जाएंगे। सेक्शन 69, सेक्शन 69 कैपिटल ए जो है वो है अनएक्सप्लेन मनी का, अनएक्सप्लेन बुलियन का। आपके पास कोई कैश पकड़ा जाता है, आपने घरों में घर के अंदर दीवारों के अंदर कई बार आपने सुना होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं जब छापे पड़ते हैं तो दीवारों के अंदर कैश की गड्डियां मिली, कोई उन्होंने एक सीक्रेट लोकल बना रखा है, सीक्रेट कमरा बना रखा है, उसका ताला जब तोड़ा गया तो उसके अंदर नोटों की गड्डियां मिली। तो ये है अनएक्सप्लेन मनी। अगर आप जवाब कमाया तो आपने किसी और साल होगा ये, लेकिन पकड़ा क्योंकि आज गया है तो जिस साल ये पकड़ा जाएगा उसी साल की इनकम मान ली जाएगी। सेक्शन 69A ये था। सेक्शन 69B कैपिटल बी इस बात का था, इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं, दर्शाया तो है उन्हें, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से नहीं दर्शाया है, तो जो डिफरेंस होगा मार्केट वैल्यू का, जो आपने वैल्यू दिखला रखी होगी, वो आपकी उस साल की इनकम मान ली जाएगी जिस साल ये पकड़े जाएंगे। ये था सेक्शन 69B। सेक्शन 69C जो था वो था आपका अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर का। आपने कोई पार्टी करी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई शादी करी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और डिपार्टमेंट को भनक लगती है, डिपार्टमेंट आपके यहाँ सर्च के लिए आता है, वो आपसे पूछता है कि पैसा कहाँ से आया, आप जवाब नहीं दे पाते हैं, जवाब देते हैं तो लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है वो आपके जवाब से, तो एक्सपेंडिचर भी आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। सेक्शन 69D जो था वो था अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी या अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक। अगर आप कोई अमाउंट बोरो कर रहे हैं इस साल या अमाउंट रीपेड कर रहे हैं बिना अकाउंट पे चेक के, तो आपका लोन लेना भी और वापस चुकाना भी बिना अकाउंट पे चेक के अगर है तो वो आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। तो ये टोटल 6 ट्रांजेक्शन है। इन 6 ट्रांजेक्शन के ऊपर 100 सेक्शन 15 BE, कौन सा सेक्शन मैंने बताया आपको, सेक्शन 115 BE में 60% से टैक्स लगता है, यानी कि फ्लैट 60% टैक्स है। इसमें कोई आपको बेसिक एग्जाम्पशन जो सभी को मिलती है 2.5 लाख रुपए की वो भी प्राप्त नहीं होगी। इनमें पूरे फ्लैट पर 60% टैक्स लगेगा, प्लस 25% का जो है वो सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज लगेगा, जैसे सरचार्ज का वैसे तो जो रेट है 50 लाख तक कोई भी सरचार्ज नहीं लगता, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% का सरचार्ज लगता है, फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है वो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है। लेकिन अगर ये इनकम पकड़ी गई चाहे 20 लाख पकड़ी गई हो तो भी फ्लैट 25% का सरचार्ज लगेगा। और 4% तो हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स तो सभी को पता है कि वो हमेशा ही लगता है, तो वो भी लगेगा। तो अगर कंबाइंड इसका रेट करते हैं तो 78% ये टैक्स में चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली है, जो सेक्शन लगाए हैं, ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए लगाए हैं। लोग डरेंगे क्योंकि कभी भी अगर पकड़ेगा, आज तो छुपा रहे हैं वो लोग, लेकिन इससे डर का वातावरण पैदा होगा
क्योंकि बहुत हाई टैक्स रेट है, करीब करीब 80% जो है वो सारा टैक्स में चला जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि जिस साल की जो इनकम है उसी साल हम, अगर हम 5% के ब्रैकेट में आते हैं तो 5% टैक्स दे देंगे, 20% के में आते हैं 20% टैक्स दे देंगे, 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो 30% हम टैक्स दे दें, वो ज़्यादा अच्छा है। और चैन की नींद हम सो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट छुपाया, कोई भी इनकम छुपाई और कभी भी लेटर ऑन पकड़ी गई, तो आप देख सकते हैं 115 कैपिटल BE में, डबल BE में कितना हैवी टैक्स रेट है। इसके अलावा जो पेनल्टी होंगे और प्रोसिक्यूशन होंगे वो सेपरेट रोल अदा करेंगे। ये तो केवल 115 डबल BE में टैक्स रेट की बात है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक जनरल रूल है हमारा। अब वो जनरल रूल क्या है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी एसेस्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो इस जनरल रूल का भी एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर विल एसेस ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर, यानी कि कुछ इनकम के केस में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम, कुछ इनकम के केस में। और वो इनकम है सेक्शन 172, यानी कि नॉन अरियर 172 जो लगेगा नॉन रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। जब तक मैं कुछ नहीं कहता हूं तो कोई भी सेक्शन, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इक्वली एप्लीकेबल होगा। अगर कोई सेक्शन में मैं बता रहा हूं कि रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है तो फिर वो सिर्फ रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर मैं कोई सेक्शन बता रहा हूं कि नॉन रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है तो वो फिर सिर्फ नॉन रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो 172 जो है नॉन रेजिडेंट कैरिंग शिपिंग बिजनेस, अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस के काम में लगे हुए हैं, अगर एयरलाइन के काम में लगे हुए हैं 172 नहीं काम करता उनके लिए। लेकिन अगर शिपिंग बिजनेस के काम में लगे हुए हैं तो 172 ये कहता है कि उन्हें इंडिया छोड़ने से पहले अपना असेसमेंट कराना पड़ेगा। जो भी उनकी प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर रहेगी इंडियन पोर्ट से, तो वहां तक की इनकम कैसे होगी, जो वो यात्री इंडिया से ले जा रहे हैं, जो माल भाड़ा वो इंडिया से ले जा रहे हैं, तो हम असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करेंगे। उन्हें छोड़ने से पहले, इंडिया छोड़ने से पहले इनकम टैक्स को जमा कराना पड़ेगा। 174 क्या है, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं पर्सन, हम विजिटिंग पर्पज के लिए आते हैं तो विजिटिंग वीजा बनता है। लेकिन हो सकता है हम नौकरी के लिए जा रहे हो, वहां पर हम बसने के लिए जा रहे हो। तो जो लोग परमानेंटली इंडिया छोड़ने का इरादा रखते हैं तो उन्हें इंडिया छोड़ने से पहले जो भी डेट होगी वहां तक की इनकम जो है उन्हें सेम प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करानी पड़ेगी। एग्जाम्पल मैंने दे रखा था। 174 के बाद 174A आता है। 174A वो है अगर कोई AOP BY फॉर्म फॉर स्पेशल पर्पज एंड व्हेन पर्पज इज अकम्प्लिश्ड, तो AOP BY क्या हो जाएंगी, वो डिसॉल्व हो जाएंगी। तो हम उसका वेट नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर की इनकम का कि असेसमेंट ईयर में टैक्स लगाएं, क्योंकि असेसमेंट ईयर तक वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगी। तो जब एग्जिस्टेंस में ही नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छा है कि हम उसी प्रीवियस ईयर में पकड़ लें जिस प्रीवियस ईयर की इनकम है। 174A 174A के बाद 175 आता है। 175 आता है पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि टैक्स लायबिलिटी रिकवर करने का जो गवर्नमेंट के पास तरीका है, अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो ही आपसे रिकवर किया जा सकता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे असेसमेंट ईयर तक वो सारी प्रॉपर्टी बिक जाए। और असेसमेंट ईयर में जब डिपार्टमेंट आपसे टैक्स की डिमांड करेगा तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा लें। तो अगर ऐसे कुछ लोगों का पता लगता है कि जो टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को लगातार बेच रहे हैं, तो डिपार्टमेंट उस केस में असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं कर सकता। वो 176 है डिसकंटिन्यूड बिजनेस का। डिसकंटिन्यूड बिजनेस यानी कि आप बिजनेस आप सपोज कि दिल्ली और आसपास के एरिया में हैं, डिपार्टमेंट प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट में टैक्स का वेट ही तो करता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार आपको लॉजिक बताया था, वेट इसलिए करता है क्योंकि आप अगर नहीं दोगे तो डिपार्टमेंट को विश्वास है कि आपको पकड़ लेगा वो। लेकिन अगर आप बिजनेस बंद करके कहीं और चले जाते हैं, अपना बिजनेस बंद करते हैं, तो डिपार्टमेंट के साथ ये दिक्कत है कि वो आपको कैसे पकड़ेगा, कैसे वो ट्रेस करेगा, दिक्कतें काफ़ी होंगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर डिसकंटिन्यूड बिजनेस का केस है तो असेसमेंट ईयर तक का वेट ना किया जाए और उसी प्रीवियस ईयर में आपको पकड़ लिया जाए जिस साल की ये इनकम होगी। तो ये दो सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। और उस केस में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बस वो मैं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, जैसे कि
जो छोटे छोटे टॉपिक है, सबसे पहले पेज नंबर 1 पर ही है, और बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ। बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, देखिए एक चीज का मैं अंतर बताऊंगा आपको। एक होता है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और एक होता है टैक्स लॉ। यानी कि जो एक्ट है और लॉ है वो दो सेपरेट चीजें होती हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से दोनों को एक जैसा समझते होंगे, लेकिन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक्ट अलग चीज है, लॉ एक अलग चीज है। लॉ एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। लॉ का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी इश्यू के बारे में अगर जानना है, नॉलेज प्राप्त करनी है, तो वो इनकम टैक्स एक्ट से भी आएगी। ऐसे आपने रूल्स सुने होंगे, इनकम टैक्स रूल्स, वहां से भी बातें निकल के आएंगी। आपने सर्कुलर नोटिफिकेशन का नाम सुना होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है बिल्कुल क्लियर ना हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे तो इनका जिक्र बार बार रिपीट होगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ कॉन्सेप्ट अब आके खत्म हो गए हैं, ये बार बार रिपीट होंगे। तो सर्कुलर नोटिफिकेशन है, केस लॉज हैं, तो बहुत सारी बातें एक्ट में ही नहीं लिखी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने CSET में या CA फाउंडेशन में पार्टनरशिप एक्ट में ये पढ़ा होगा, या कुछ लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म कितने हो सकते हैं। जल्दी से सोच के बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म कितने हो सकते हैं। तो जवाब आ रहा है 50। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये 50 है कहां लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे जी ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे पार्टनरशिप एक्ट के साथ हमने पढ़ा था तो पार्टनरशिप एक्ट में ही लिखा हुआ है, जबकि ये लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई है, ये कंपनीज रूल्स में लिखी हुई है। कंपनीज एक्ट में भी ना लिख के कंपनी रूल्स में लिखी हुई है। तो हमें किसी भी थ्योरी का, किसी भी कॉन्सेप्ट का ओरिजिन पता होना चाहिए। CSET में तो काम चल गया, हमें केवल कॉन्सेप्ट पता था लेकिन उसका ओरिजिन नहीं पता था, काम चल जाता है। लेकिन जो CS एग्जीक्यूटिव है और CA इंटरमीडिएट है, वहां इस तरह से काम नहीं चल पाएगा आपका, ये कंफर्म है। तो आपको उसका ओरिजिन भी पता होना चाहिए। कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं, जब मैं अपने नोट बना रहा हूं या लिखवा रहा हूं, तो ये मत समझिए कि केवल एक्ट पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट अलग बनाया हुआ है, इनकम टैक्स रूल्स अलग बनाए हुए हैं। केस लो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर आते रहते हैं। गवर्नमेंट समय समय पर सर्कुलर नोटिफिकेशन भी इशू करती है, तो उनका भी एप्लीकेबिलिटी आती है। तो जब हम पढ़ते हैं तो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ते, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं, टैक्स लॉ पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? इसी वजह से जो इंस्टीट्यूट भी नाम रखता है इनकम टैक्स एक्ट नहीं रखता, टैक्स लॉ नाम रखता है, क्योंकि लॉ का जो दायरा है वो बड़ा होता है। कि जरूरी नहीं है कि कोई बात एक्ट से ही निकल के आई हो सकता है वो उस बात के पीछे केस लॉ हो, उस बात के पीछे कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन हो सकता है। तो बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ, बॉडी ऑफ इनकम टैक्स का लॉ का मतलब क्या है कि बेसिकली इनकम टैक्स लॉ की संरचना क्या है। जैसे हम बात करते हैं बॉडी ऑफ ह्यूमन, हम बात करते हैं तो बॉडी ऑफ ह्यूमन में हमारा चेहरा भी आएगा, बॉडी ऑफ ह्यूमन में हमारी आंखें भी आएंगी, बॉडी ऑफ ह्यूमन में हमारी नाक भी आएगी, बॉडी ऑफ ह्यूमन में हमारे हाथ भी आएंगे। कोई एक अंग काम नहीं करता। बॉडी का मतलब होता है कि सब चीजों से मिलकर एक संरचना है। तो इनकम टैक्स लॉ बहुत सारी चीजों का समावेश है। एक्ट भी उसमें आता है, रूल्स भी उसमें आते हैं, उसी के अंदर सर्कुलर भी आते हैं, उसी के अंदर नोटिफिकेशन भी आते हैं। तो बाकी तो ये चीजें बार बार काम आएंगी, आपको केवल हेडिंग पता होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ में आता है। इनकम टैक्स एक्ट कवर्स 298 सेक्शन अमेंडेड एवरी ईयर बाय द फाइनेंस
एक्ट। और हमारे लिए जो एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूं कौन सा लगता है, फाइनेंस एक्ट 2020। अभी 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण दोबारा से फाइनेंस एक्ट प्रस्तुत करेंगी पार्लियामेंट के सामने। तो वो प्रपोजल्स हैं, वो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काम के नहीं है। जो फाइनेंस एक्ट 1 फरवरी 2020 को आ चुका है वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स रूल्स 1962, इसमें भी समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। ज्यादा काम के नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो काम के होंगे मेनली हमें इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। लेकिन इनकम टैक्स रूल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। गवर्नमेंट ने तो कॉन्सेप्ट बना दिए, लेकिन उसे पालन कैसे किया जाएगा, पालन करने में कई बार समस्याएं आती हैं। तो वो समस्याएं जो है इनकम टैक्स रूल्स के माध्यम से दूर की जाती हैं। तो बहुत कम पढ़ने हैं हम इनकम टैक्स रूल, तो हमें पूरे इनकम टैक्स रूल नहीं पढ़ने हैं, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। जो जो काम के हैं वो मेरे नोट्स में सम्मिलित होंगे। तो सेक्शन 295 प्रोवाइड रूल्स मेकिंग पावर टू द सीबीडीटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो है इन रूल्स को बनाती है। पार्लियामेंट एक्ट को बनाती है, लेकिन रूल्स को बनाने का जो पावर है वो एग्जीक्यूशन कमेटी के ऊपर डाल दी गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्योंकि जो गवर्नमेंट अपने कॉन्सेप्ट बताती है, कई बार प्रैक्टिकली उन्हें पूरा करने में दिक्कत आती है, तो उन्हें पूरा करने के लिए रूल्स को बनाया जाता है। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, ये भी गवर्नमेंट इशू करती है। दोनों में एक फर्क है बस कानूनन। सर्कुलर जो है जब गवर्नमेंट इशू करती है तो प्रैक्टिकली एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं, यानी कि एसएससी को लगे कि अगर एसएससी का मतलब हम और आप जो लोग टैक्स अदा करते हैं वो लोग एसएससी कहलाए जाते हैं। तो अगर एसएससी को लगे कि वो सर्कुलर उसके काम के हैं, उससे सर्कुलर से फायदा पहुंच रहा है, तो अपने ऊपर लगवा सकता है, अदरवाइज उन्हें अलग भी रख सकता है। डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग होते हैं, यानी डिपार्टमेंट उन सर्कुलर को मानेगा और उस तरह से मान के सर्कुलर, चाहे वो एसएससी के फेवर के हों चाहे वो अगेंस्ट हों, तो अपना जो ऑर्डर है वो उन सर्कुलर को मान के पास करेगा, लेकिन एसएससी उन्हें मना कर सकता है। लेकिन जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन एसएससी के ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं, कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर सरकार कोई अपनी बात रखना चाहती है तो उसकी पावर, शक्ति जो है वो वही होती है जो कि एक्ट में लिखी गई बात की होती है। अगर कोई चीज नोटिफाई किया जाए, जैसे भी आप सुन रहे होंगे किसानों का आंदोलन चल रहा है, एमएसपी वगैरह के ऊपर झगड़ा चल रहा है, तो सरकार और सरकार से जुड़े लोग जो हैं वो बार बार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कह तो रहे हैं एमएसपी जो है आपको मिलेगी, हम कह तो रहे हैं जो आपकी मांगे आपको मिलेगी, लेकिन किसान आंदोलन क्या बार बार क्या कह रहे हैं कि आपकी जो कही गई बात है क्या वो कोर्ट में मान्य होगी। कल को अगर कोर्ट में कोई डिसीजन होता है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने उस समय कहा तो था, आप हमें लिख के दीजिए। और लिखने का भी जो एक कानूनन तरीका हो सकता है, उन्होंने सर्कुलर में कह दी हो गई बात हो या उन्होंने कुछ और तरीके, तो एक पर्टिकुलर मेथड होता है कि वो नोटिफाई किया जाए या एक्ट में उसे इनबिल्ट किया जाए, क्योंकि कोर्ट के ऊपर तभी बाइंडिंग होती है। जैसे सर्कुलर में लिखी गई बात है, कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है, यानी कि कोर्ट उन्हें सर्कुलर की बात को दरकिनार कर सकता है, लेकिन अगर कोई चीज नोटिफाई की गई है तो वो कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग है, एसएससी के ऊपर भी बाइंडिंग है, अब पूरे देश के ऊपर बाइंडिंग है। बिल्कुल उतनी ही पावर होती है जितनी पावर किसी एक्ट की होती है। केस लो होते हैं, हाई कोर्ट के केस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केस होते हैं। अगर सुप्रीम कोई बात हो सकता है एक्ट में भी ना हो सकता है कोई बात रूल्स में भी ना हो सकता है उसके ऊपर सर्कुलर या नोटिफिकेशन भी इशू नहीं हुआ हो, तो कोर्ट के पास लिमिटेड पावर होती है कि नई सिचुएशन है, वो अपने विवेक के आधार पर वो जजमेंट पास कर सकती है। और वो जो जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट का है वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, यानी कि पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बन जाता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जजमेंट है तो प्रैक्टिकली जिस हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिस प्रदेश की हाई कोर्ट का जजमेंट है, उस प्रदेश के ऊपर वो लागू होता है, बाकी के जो प्रदेश हैं उन्हें मानने से मने भी कर सकते हैं। तो ये था इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन और केस लो के बारे में। इसके बाद हमने सेक्शन 4 स्कीम ऑफ टैक्सेशन तो पढ़ ही लिया था, लिख भी लिया था इसको हम लोगों ने। तो अब देखते हैं कि क्या क्या रह गया है इसमें से। नेक्स्ट पेज पर हम प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 4 पर ये ब्लैक मनी भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 4, 5 में पर्सन की डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एसएससी की डेफिनेशन जरूर रह रही है,
ये कभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। और पेज नंबर 8 पर जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेस्ड इन द सेम ईयर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 9 इसी के कंटिन्यूएशन में है, पेज नंबर 10 भी इसी के कंटिन्यूएशन में है, हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 11 पर इंडिया की बात आती है। इंडिया की थोड़ी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं हम लोग, थोड़ी सी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ना कुछ का डिस्कशन आएगा। मैंने बताया था कि इंडिया के भी स्पेशल डेफिनेशन है, जैसे सेक्शन 225 कैपिटल ए में आप देख रहे हैं। जैसे ही इंडिया की बात हमारे दिमाग में आती है तो हम लोग क्या सोचते हैं, एक इंडिया का नक्शा हमारे दिमाग में आता है और उस नक्शे को ही हम इंडिया मानते हैं, उससे बियॉन्ड हम इंडिया नहीं मानते हैं। लेकिन कानूनन तौर पर इंडिया क्या है, वो कानून तौर पर इंडिया है। द टर्म इंडिया मीन्स की डेफिनेशन इंक्लूसिव नहीं है, यानी कि जो हम बता रहे हैं इनकम टैक्स के लिए वही इंडिया माना जाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं माना जाएगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो जो आप सोचते हैं समझते हैं, जो इंडिया का नक्शा आपके दिमाग में आता है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं वो खींची हुई है, नक्शा जो आप देखते हैं भारत माता का, इसे कहते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इनकम टैक्स में इससे बियॉन्ड मीनिंग है इंडिया का। क्या? इट टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। अब बात आती है सर टेरिटोरियल वाटर क्या है। आप देखिए इंडिया जो है वो तीन तरफ से, इंडिया जो है वो तीन तरफ से सी से घिरा हुआ है। अगर आप देखें कश्मीर की तरफ तो लैंड ही है, लेकिन बाकी जो तीन तरफ है आप देख रहे होंगे, येलो लाइन आपको दिख रही होगी, तो ये क्या है? सी है। अब जब सी है तो क्या ये इंडिया नहीं है? इसमें भी कुछ पार्ट इंडिया का है। और टेरिटोरियल वाटर जो है, जो टेरिटोरियल वाटर की मैं बात कर रहा हूं, टेरिटोरियल वाटर जो है वो होता है 12 नॉटिकल माइल तक। सही, नॉटिकल माइल क्या होते हैं? जैसे किलोमीटर होते हैं, जैसे मीटर होते हैं, जैसे माइल्स होते हैं, ऐसी समुद्र में पानी के अंदर दूरी के लिए नॉटिकल माइल यूज किया जाता है। आप इतना समझिए बस। अब एक नॉटिकल माइल में 1.9 समथिंग माइल्स होते हैं, फिर एक माइल में फिर किलोमीटर होते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल तक जो भी बेस लाइन है हमारी, इसे कहते हैं, जितना पार्ट लैंड का है उसे कहते हैं हम बेस लाइन, इंडिया की बेस लाइन बोला जाएगा। इस बेस लाइन से जो भी 12 नॉटिकल माइल तक होगा, माना मैं कह रहा हूं कि 12 नॉटिकल माइल यहां खत्म होता है, तो यानी कि पानी में भी 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया ही है। सी बेड यानी कि समुद्र की सतह, अंडरलाइंग सच वाटर यानी कि इस समुद्र के अंदर जो गोताखोर जाते हैं, पनडुब्बी जाती है, अंडरलाइंग सच वाटर, एयर स्पेस जो है इसके ऊपर का, वो भी सारा इंडिया ही माना जाएगा। यह नॉटिकल माइल का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल मैं इंडिया को इतना ही समझा रहा हूं आपको। फिलहाल केवल एक जो भ्रम था इंडिया का, जो लैंड मास है, जो एक मानचित्र उभर के आता है जैसे ही हम इंडिया का नाम लेते हैं, तो हम केवल उसे ही इंडिया मानते हैं। लेकिन इनकम टैक्स पर्पज के लिए इंडिया का मतलब कुछ और है, बियॉन्ड है, इसका जो दायरा है वो बढ़ा हुआ है। और मैंने आज एक चीज बताई आपको, नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल समुद्र में पानी के अंदर जो है डिस्टेंस को नापने के लिए यूनिट है, जैसे किलोमीटर, माइल, मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। तो नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल में 1.9 समथिंग माइल्स होते हैं, फिर एक माइल में किलोमीटर होते हैं। तो नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है। जहां जहां भी बेस लाइन है, बेस लाइन मतलब जो लैंड है वो बेस लाइन कहलाई जाती है, उससे जितना भी 12 नॉटिकल माइल होगा वो सारा इंडिया माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इंडिया का मतलब मैंने बता दिया। फिर कंपटीशन ऑफ इनकम, एक यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, एक एक करके हम लोग सीख जाएंगे इसे। फिर 2021 के जो टैक्स रेट हैं प्रीवियस ईयर 2021 के, ये मैंने करा दिए थे असेसमेंट ईयर 21-22 के। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स हम बाद में करेंगे, एक जरूर हमने स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कर लिया है, वो कर लिया हमने 115 BBE का 60%, वो कर लिया है। इस साल से स्लैब रेट भी कुछ चेंज हुए हैं, ये ऑप्शनल स्कीम है, कंपलसरी स्कीम नहीं है, इसे अभी मैंने नहीं कराया आपको। 115 BAC पढ़ा तो दिए थे मैंने, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से लेकर 7.5% तक 10%।
तो ये मैंने पढ़ा तो दिए आपको, लेकिन ये जो है 115BAC ये तभी लग पाएगा जब आप कुछ जो लॉजिक है, मतलब जो कुछ डिडक्शन है, कुछ रिलीफ है, वो अपने छोड़ेंगे। वो मैं बाद में बात करूंगा कि कौन से डिडक्शन, कौन से आपको चीजें छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन ये चीज तभी लग पाएगी, अदरवाइज नहीं लग पाएगी। अदरवाइज तो जो मैंने पढ़ाया है आपको वही मेनली लगना है। अगले पेज पर हम बढ़ते हैं। सरचार्ज मैंने कुछ करा दिए हैं, कुछ रह गए हैं आपके, तो जो करा दिए फिलहाल उतना ही काम करना है आपको। राउंडिंग ऑफ इनकम ये भी करा दिया सेक्शन 288 कैपिटल ए। तो पहले हमें राउंडिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 में करनी पड़ती है, और 288B अगर जो टेक्निकल का आएगा तो वो भी हमें मल्टीपल ऑफ 10 में करना पड़ता है, अगर 10 में नहीं है मल्टीपल ऑफ 10 में। रिबेट 87A कैपिटल ए पढ़ा दी है। जिन लोगों की टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, एक तो वो इंडिविजुअल ही होने चाहिए और इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आपको एक रिबेट मिलेगी 12,500 या टोटल टैक्स विच है वही लेस की रिबेट मिलेगी। ग्रोथ टोटल इनकम क्या है, ये बात की बात है। वैसे मैंने 2-3 क्लास पहले बता दिया था कि हमारे टोटल 5 हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इन पांचों को जोड़ने के बाद आती है ग्रोथ टोटल इनकम। इस ग्रोथ टोटल इनकम में से कुछ हमें क्या मिलती हैं, डिडक्शन मिलती हैं 80C से लेकर 80U तक की। जब हम उन्हें लेस कर देते हैं तो निकल के आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर हम लोग टैक्स लगाते हैं। जो भी हमने टैक्स रेट सीखे हैं, हमने कहा कि अगर टोटल इनकम 15 लाख है तो क्या होगी, अगर टोटल इनकम 50 लाख है तो क्या होगी। तो उस टोटल इनकम के ऊपर हमें टैक्स रेट लगाना है। तो अभी खैर ज़्यादा परेशान मत होइए। तो ये हम लोगों ने इसे पूरा कर लिया। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स क्या है? इसे उल्टा लिखते हैं, यानी कि टैक्स ऑन इनकम। जो टैक्स इनकम के ऊपर लगे वो इनकम टैक्स कहलाया जाता है। अब बात यह आती है कि ये इनकम क्या है। इनकम आती है रिसीट, रिसीप्ट में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद इनकम आएगी। रिसीट में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद। तो पूरी इनकम टैक्स में हमें यही सीखना है कि कौन कौन से रिसीट टैक्सेबल हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर अलाउेबल हैं इनकम को निकालने के लिए। रिसीट भी दो तरह की होती हैं। रिसीट भी दो तरह की होती हैं। एक होगी कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट। अरे एक होगी रिवेन्यू रिसीट, रिवेन्यू रिसीप्ट। एक होगी कैपिटल रिसीट, अरे एक होगी रिवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होती हैं? जैसे आपने अकाउंटेंसी में एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि रिवेन्यू जो हर साल होती है, कैपिटल जो कभी कभार होती है। तो यहां थोड़ा सा चेंज है। उस चेंज को हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल रिसीट नॉर्मली नॉट टैक्सेबल, नॉर्मली नॉट टैक्सेबल। नॉर्मली कोई भी कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होती जब तक कि अनलेस इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइडेड नॉर्मली नॉट टैक्सेबल अनलेस इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स कि ये टैक्सेबल होनी है। जब तक कि नॉर्मली ये टैक्सेबल नहीं होती। रिवेन्यू रिसीट जो होती हैं, ऑल रिवेन्यू रिसीप्ट आर टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्ट। यानी कि जितनी भी रिवेन्यू रिसीट होंगी
वो सारी की सारी टैक्सेबल होंगी जब तक कि उन्हें एक्ट एग्जेम्प्ट ना कर दे। और कैपिटल रीट नॉर्मली टैक्सेबल नहीं होती जब तक कि इनकम टैक्स एक्ट उन्हें टैक्सेबल ना कर दे। यानी कि जो भी कैपिटल रिसीट होंगी, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि क्या कुछ कैपिटल रिसीट टैक्सेबल करी हुई हैं, यानी कि अदरवाइज तो सारी एग्जेम्प्ट है ही है। और रिवेन्यू रिसीट सारी टैक्सेबल हैं, तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि क्या कोई रिवेन्यू रिसीट एग्जेम्प्ट तो नहीं की गई है। कुछ रिवेन्यू रिसीट ऐसी तो नहीं है जो एग्जेम्प्ट कर दी गई हो। अब हम इसे समझते हैं कि सर हम कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि जो अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ काम नहीं करेंगे। हम इसमें पता लगाएंगे कि इनकम टैक्स में कैपिटल रिसीट को कैसे पता लगाया जाता है और रिवेन्यू रिसीट को कैसे पता लगाया जाता है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो स्क्रीन साइज को बड़ा कर दें, क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें स्क्रीन साइज इस समय बड़े की ज़रूरत है, जिससे कि वो लिख पाएँ। फटाफट मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो स्क्रीन साइज को बड़ा कर दे। फटाफट अपने कॉन्सेप्ट वाला जो रजिस्टर है वो निकाल लीजिए। मैं लिखवाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि रिवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। जल्दी से अपना रजिस्टर निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि रिवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। जल्दी से निकालिए, रिवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। जल्दी से निकालिएगा, आप ही लोगों का वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी निकालिएगा। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ रिवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। मीनिंग ऑफ रिवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। एग्जाम्पल है, यू गेट समथिंग, एक कॉलम है फ्रॉम का, एक है सोर्स ऑफ इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम का। यू गेट समथिंग, पहला है फ्रूट्स, आप फ्रूट्स प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? ट्री से। दूसरा है क्रॉप्स, कहाँ से प्राप्त करते हैं? फील्ड से, जमीन से। तीसरा है क्लॉथ, कहाँ से प्राप्त करते हैं? मशीनरी से। रेंट प्राप्त करते हैं अगर आप, तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? हाउस प्रॉपर्टी से। आप डिविडेंड इनकम प्राप्त करते हैं। डिविडेंड इनकम प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं? शेयर्स अगर आपने ले रखे हैं तो। अब इसी से निकालते हैं। देखिए, आप फ्रूट्स प्राप्त करते हैं ट्री से। अगर आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम सेल किया,
अगर आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम सेल किया, अगर आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम सेल करा यानी कि ट्री, तो दिस इज कैपिटल रिसीट। चाहे आप हर साल बेचें, जैसे हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं कि कोई चीज़ रेगुलर हो रही है तो वो रेवेन्यू है, और जो चीज़ कभी कभार हो रही है तो कैपिटल है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम का या इनकम का कॉन्सेप्ट चलेगा, यानी कि अगर कोई चीज़ हम प्राप्त करते हैं उसका सोर्स क्या है, तो सोर्स ऑफ इनकम है ट्री। अगर हम ट्री को बेच देते हैं, चाहे हम हर साल बेचें, तो दिस इज कैपिटल रिसीट। अगर हम जमीन को बेचते हैं, फील्ड को बेचते हैं जहाँ से क्रॉप पैदा आती है, तो दिस इज कैपिटल रिसीट। अगर हम मशीनों को बेचते हैं जहाँ से कपड़े बनते हैं, तो दिस इज कैपिटल रिसीट। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी को बेचते हैं जहाँ से रेंट आता है, तो दिस इज कैपिटल रिसीट। अगर हम शेयर्स को बेचते हैं जहाँ से डिविडेंड आता है, तो दिस इज कैपिटल रिसीट। और जो है यू गेट समथिंग, ये फ्रूट्स हैं, क्रॉप्स हैं, क्लोथ्स हैं, रेंट है, डिविडेंड है, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसीट। और ट्रीटमेंट मैंने लिखवाई दिया कि रेवेन्यू रिसीट ऑलवेज टैक्सेबल होती है जब तक कि ये एग्जाम ना कर दी जाए, और कैपिटल रिसीट जो है वो हमारी एग्जेम्प्टेड रहती है, वो टैक्सेबल नहीं होती जब तक कि उन्हें स्पेसिफिकली टैक्स ना किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें पता लग गया कि हम कौन सी चीज कहां से प्राप्त करते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट क्या है जी, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट, एवरी रेवेन्यू रिसीट, एवरी रेवेन्यू रिसीट, every revenue receipt is generated through a source of income, through a source of income। कोई भी रेवेन्यू रिसीट का सोर्स ऑफ इनकम होगा। सोर्स ऑफ इनकम किस तरह का हो सकता है? सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके का हो सकता है? सोर्स ऑफ इनकम कैन बी टेंजिबल, कैन बी टेंजिबल एसेट और intangible asset। सोर्स ऑफ इनकम कैन बी टेंजिबल एसेट और intangible एसेट। एग्जाम्पल क्या है? जो ऊपर मैंने चार्ट लिखवाया है उसमें एग्जाम्पल क्या है? हमारा एग्जाम्पल है फ्रूट्स, हमारा एग्जाम्पल है क्रॉप, हमारा एग्जाम्पल है क्लोथ, हमारा एग्जाम्पल है रेंट, और हमारा एग्जाम्पल है डिविडेंड। ये हमारे एग्जाम्पल हैं। हम अगर रेवेन्यू रिसीट की बात करें, तो रेवेन्यू रिसीट, अगर हम रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो ये रेवेन्यू रिसीट है। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। तो कैपिटल रिसीट लिखिएगा, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है? कैपिटल रिसीट्स हैं रिसीव्ड फॉर विच, received for which there does not exist a source of income, a source of income is a capital receipt।
इज ए कैपिटल रिसीट, इज ए कैपिटल रिसीट। जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है वो कहलाई जाती है कैपिटल रिसीट। या एक चीज और कर सकते हैं, ऑल्सो रिसीट arising by a sale of source of income, यानी कि इनकम का जो सोर्स है अगर उसे ही सेल करते हैं तो कैन बी सेट टू ए कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में जो हमने ऊपर एक चार्ट बनाया है उसमें अगर हम बात करें, ऊपर के एग्जाम्पल में सेल ऑफ ट्री, सेल ऑफ फील्ड, सेल ऑफ फील्ड, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ शेयर। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कैपिटल रिसीट के, जो ऊपर की मैंने आपको लिखवाए हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कैपिटल रिसीट के। तो फटाफट देख लेते हैं दोबारा से। एक चार्ट मैंने बनाया था आपके सामने, यू गेट समथिंग, फ्रूट्स हैं वो आप ट्री से प्राप्त करते हैं, यू गेट समथिंग, क्रॉप्स है फील्ड से प्राप्त करते हैं, क्लोथ्स है मशीनरी से प्राप्त करते हैं, रेंट है हाउस प्रॉपर्टी से प्राप्त करते हैं, डिविडेंड है शेयर से प्राप्त करते हैं। तो जो चीज़ आप प्राप्त करते हैं वो है आपकी रेवेन्यू रिसीट। जिस चीज से आप प्राप्त करते हैं जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है आपका कैपिटल रिसीट इनकम टैक्स में वो होती है जिसका कोई सोर्स नहीं होता है, वो अपने आप में ही सोर्स होती हैं। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम को सेल करते हैं तो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी। कैपिटल रिसीट का जो ट्रीटमेंट है नॉर्मली टैक्सेबल नहीं होती जब तक कि उन्हें स्पेसिफिकली टैक्स ना कर दिया जाए। तो हमें कैपिटल रिसीट जब हम एक बार पहचान लें कि कैपिटल रिसीट है तो जो टैक्सेबल है उन्हें याद करना पड़ेगा, और रेवेन्यू रिसीट सारी की सारी टैक्सेबल होती हैं जब तक कि उन्हें एग्जेम्प्ट ना कर दिया जाए। तो रेवेन्यू रिसीट में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी एग्जेम्प्टेड हैं, अदरवाइज तो सारी की सारी टैक्सेबल होती हैं। तो ये जो पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन का, बेसिक कॉन्सेप्ट का, इनकम टैक्स का, छोटी छोटी चीजें थी वो मैंने आज कंप्लीट कर दी हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ रहेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर का जो नाम रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी चैप्टर 1 है वो। ये तो केवल आपके बेसिक चीजें थी, हमें आगे पूरा इनकम टैक्स पढ़ना है तो कुछ टर्मिनोलॉजी, हमने कुछ कॉन्सेप्ट केवल अभी 7-8 क्लास में ये सीखने की कोशिश करी है। बाकी जो इनकम टैक्स स्टार्ट होने वाला है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 1 रहेगा वो, और उस चैप्टर का नाम रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।